बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं लाई हूँ आज के इदारिये। क्विकली आज के इदारियों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे डॉन न्यूज़ की जानिब से यूएई वीज़ाज़ के ऊपर। जो यूएई ने वीज़ाज़ की बंदिश की है, पहले तो पाकिस्तानियों को ये कहा जा रहा था कि ये बाकी कुछ ममालिक के लिए है बंदिश, मगर पाकिस्तान के लिए नहीं है, और अगर है तो सिर्फ विज़िट वीज़ाज़ के ऊपर है। मगर इसमें यूएई की जानिब से जो बयान आया, उन्होंने इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा कि इशुएंस नॉन इशुएंस ऑफ वीज़ाज़ जो है टिल फर्दर नोटिस, वो उसमें पाकिस्तान भी आता है, और 65 साल से नीचे जितने लोग हैं उनके लिए विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ाज़ जो हैं उनकी फ़िलहाल बंदिश है। जुल्फ़िकार अली बुखारी जो वज़ीर आज़म के मुआविन हैं, एडवाइज़र हैं, उनकी जानिब से एक बयान आया था कि पाकिस्तान के लिए वर्क फोर्स की एक्सपोर्ट पर ऐसा कोई बैन नहीं है, मगर मैंने आपको यूएई का भी बयान बता दिया। तो लिहाजा अभी इसके अंदर बहुत एक कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। इसके अंदर एक बहस चल रही है कि यूएई ने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया। उस पर आपको बताते चले कि जो अभी रिसेंटली एक वेव आई थी इसराइल के साथ मुख्तलिफ अरब ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, सऊदीया पर भी एक सऊदीया की जानिब से भी मुलाकातों का कुछ सिलसिला चल निकला है। गो कि सऊदीया नहीं मान रहा, मगर यहाँ हम इसराइल को एक जो क्रेडिट है वो ज़रूर देना चाहेंगे कि इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री या उनके जब आला हुकाम कोई बयान देते हैं तो वो बाद में जाकर अक्सर सच ही निकलता है। तो अगर सच और झूठ के हिसाब से देखा जाए तो अरबों के बजाय मैं इसराइल को यहाँ फुल मार्क्स दूंगी कि ये मुलाकातें हो रही हैं, तभी इसराइल ने इसका बबांगे दहल ऐलान किया है। यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे क्या प्रेशर है नाज़रीन? पाकिस्तान पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि वो इसराइल को तस्लीम करे, और तस्लीम अगर अभी करने में कुछ वक्त है तो वो अपने अवाम का जहन एटलीस्ट बनाना शुरू करे। इसी वजह से सऊदीया की मुलाकात हुई बेंजामिन नेतन्याहू से नियोम में, और उसके ऊपर काफ़ी बहस हम कर चुके हैं, काफ़ी बातचीत भी हम कर चुके हैं। अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान पे एक नया दबाव डाला जा रहा है, जिसकी मैंने अपने व्लॉग में भी बात की थी कुछ दिन पहले। अरब अमारात ने पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर टारगेट करना शुरू किया है। एक तो भारत के साथ उसके करीबी मरासिम है, गो कि उनकी जो शहज़ादी और मलिका की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ भी हुई भारत की जानिब से, मगर अरब अमारात ने उस चीज़ को यकसर भुला दिया और नए सिरे से पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू किया। इस वक्त अगर हम बहुत एक आम से पैराए में भी बात करें तो एक बच्चा भी जानता होगा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बुनियाद रखने के लिए इस वक्त अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को बहुत शदीद तरीके से प्रेशर किया जा रहा है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि करीबन 20 लाख 15 लाख 13 से 15 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो एक रफ़ आइडिया के मुताबिक एक आम तज्ज़े के मुताबिक एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो अरब अमारात और ख़लीजी ममालिक में रहते हैं। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। ख़ास तौर पे ये इस वक्त का चुनाव इसलिए किया गया कि दोबारा जब कोविड की लहर आई तो उसके अंदर उनको नौकरियों से भी निकाला गया। पाकिस्तानियों की मैं बात करी हूँ, उन्हें नौकरियों से भी निकाला गया, और जिन पाकिस्तानियों को जबरी रुखसत पर भेजा गया था उनको अभी तक वापस नहीं बुलाया गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट्स उसके शेयर किए थे कुछ रोज़ कबल, उसमें भी ये कहा गया था कि इस हवाले से गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कुछ इक़दाम करने चाहिए। ख़ास तौर पे फ़ॉरेन ऑफिस को यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे कुछ ना कुछ ऐसे गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ करना पड़ेगा जो यूएई से बात करे। अगर ऐसा ना हुआ तो कोविड की सूरत हाल को सामने रखते हुए ये हज़ारों पाकिस्तानी, 50,000 तो निकाल दिए गए हैं, 50,000 को अभी तक जून के बाद से रुखसत पर नहीं बुलाया गया, और अब वीज़ाज़ की बंदिश ज़ाहिर करती है कि मज़ीद लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। पाकिस्तान में जॉब्स इस वक्त नहीं है। पोस्ट कोविड जब ये दूसरी लहर गुजर भी जाएगी उसके बाद अगर हुकूमत ने अभी कोई कदम ना उठाया तो पोस्ट कोविड सूरत हाल बहुत गैर मामूली तौर पर तशवीशनाक हो सकती है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिएट होगा। और इस वक्त यहाँ पर रावलपिंडी के एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के मुताबिक 18 नवंबर को जब से बैन हुआ है, 18 नवंबर के बाद से 3000 जॉब्स जो उस रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास आई थी अमारात की, वो भारत को दे दी गई हैं। यहाँ से ये एक छोटी सी मिसाल है। इस तरह अभी और भी मेरा ख्याल अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे, डेटा इकट्ठा करना चाहे, तो शायद और भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होंगी जो इसी तरह की सूरत हाल क्लियर करेंगी। फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त
फ़ौरी तौर पर इस पर इक़दाम करने पड़ेंगे। अगर मज़ीद इसमें देर की गई तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं और आप फिर एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, कैश रीइंबर्समेंट के ज़रिए भी हालात को काबू नहीं कर पाएंगे। इमरान एट वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम, ट्रिब्यून का इदारिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज काफ़ी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इसमें एक क्लास लगाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि वो हर वक्त पेंडेमिक के वक्त में अपने कुछ उठाए गए, अभी जो हमने एहसास कैश प्रोग्राम की बात की, यहाँ पे इदारिया उनका ये कहता है कि एहसास कैश प्रोग्राम की हर वक्त इमरान खान तारीफ़ करते हैं, मगर वो ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं कि वो रियासत मदीना का कहकर आए थे, मगर अब वो कौन सा मॉडल पाकिस्तान में डालना चाह रहे हैं कि वो इसको शायद माओ के सोवियत यूनियन के मॉडल पर या चाइना के मॉडल पर, जो माओ का मॉडल था उसके ऊपर लेकर चलना चाह रहे हैं। और शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्हें ख़ुद ऐसा पता नहीं है, इस बात का इदराक नहीं है कि वो 2020 का पाकिस्तान कैसा देखना चाहते थे। शायद वो अखबार इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ उस वक्त एक सियासी नारा लगा के रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके ताकत में आना चाहते थे। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम की बात हो रही है तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि सोसाइटी के बिहेवियरल चेंजेस की वजह, कैपिटलिज्म के ख़यालात को लेके वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पर बहुत सी कंप्लेंट्स की और ये कहा कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। पाकिस्तान, अगर भारत को देखा जाए, भारत में सिर्फ दो दर्जे बसते हैं, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। बीच का उनका जो मिडिल क्लास तबका है वो गायब होता जा रहा है। पाकिस्तान में अलबत्ता इस तरफ ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ वो ये कहते हैं कि नोबेल लॉरिएट जोसेफ स्टिल्स ने वज़ीर आज़म की इस बात पर एक एडवाइजिंग उनकी टोन थी कि ट्रिकल डाउन जो इकोनॉमिक्स होती हैं वो काम नहीं करती। आपको हमेशा चाहिए कि आप ट्रिकल अप इकोनॉमी का सहारा लें और अगर आप सबसे पहले गरीब को मजबूत करेंगे, आप इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, आप फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, आप मुख्तलिफ़ कारोबार शुरू करने के लिए जब कोई भी स्कीम में मैदान में लेकर आते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जो एक अमीर तबका है, गो कि उनके पास दौलत के ऑलरेडी अंबार लगे हैं, मगर वो उस स्कीम में भी कूद पड़ते हैं, वो आइडिया वो चुरा लेते हैं, उसके ऊपर अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं, तो वो अमीर फिर से अमीर तर हो जाता है। और जो गरीब होता है वो अपने आइडियाज़, अपने डिज़ाइंस, अपनी क्रिएटिविटी लेके वो बैठा ही रह जाता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंसिस की कमी होती है। बैंकों के पास जाओ तो वो पहले कहते हैं कि 1 लाख का कर्जा देने के लिए 5 लाख की गारंटी रखवाओ। तो यहाँ पे ये तमाशा बड़े अरसे से चल रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो इस नोबेल लॉरिएट जोसेफ की बात से मैं 100% इत्तेफाक करूँगी कि इमरान खान, आप अगर वाकई में गरीब की मदद करना चाहते हैं तो आप गरीब का तबकाती फ़र्क पहले मिटाएं। आपकी जो लोअर मिडिल क्लास है, आप एटलीस्ट उसको पहले मिडिल क्लास पर लाएं, क्योंकि वो तबका जब मजबूत होगा तो उसके बाद उस तबके की क्रिएटिविटी से ऊपर वाले तबके को यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इस वक्त आपको इस एक जो रुझान है, एक तर्ज ज़िंदगी इस वक्त बना लिया गया है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल अगर सेक्टर पे जाएं तो फैक्ट्री, एक की फैक्ट्री कामयाब होती है वो 2 और लगा लेता है, उसकी 2 कामयाब होती है 3 और लगा लेता है, ये कह के कि गरीब को काम मिलेगा, मज़दूर को काम मिलेगा। यहाँ सिर्फ मज़दूर को दिहाड़ीदार तबका रखने की बात हो रही है। आपको वही फैक्ट्रियाँ अपने एक मिडिल क्लास नौजवान को, मिडिल क्लास तबके को क्यों नहीं लगा कर दे सकते? अखबार की इस बात से मैं कुछ इत्तेफाक करूँगी, मगर अखबार का रियासत मदीना के नाम पर बैठ कर मजाक उड़ाना ये कतई मुझे पता अच्छा नहीं लगा, या मुझे लगा कि एक बिलो द बेल्ट जो थी वो हिट थी। द न्यूज़ के इदारे की जानिब जाते हैं। एनर्जी डैमेज की बात हो रही है। कुछ कल बात हुई थी हमारी, शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम में सवाल उठाए थे। वज़ीर आज़म के जो एडवाइज़र हैं, स्पेशल एडवाइज़र हैं नदीम बाबर, उनके हवाले से प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि LNG जब सस्ते दामों मिल रही थी गर्मी में, तो हमने सर्दी में उसको ख़रीद के $122 मिलियन का नुकसान क्यों पहुँचाया कौमी ख़जाने को। नदीम बाबर ने इन इल्ज़ामात, इन तमाम सवालों के जवाबात देने की कोशिश की, मगर द न्यूज़ के मुताबिक वो इन सवालात का जवाब देने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी ही बात को गोल मोल कर रहे थे। अखबार कहता है कि 2019 में जब ये लोग गर्मियों में ही सर्दियों की LNG ख़रीद सकते थे, तो इन्होंने 2020 में वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया? इस हवाले से गवर्नमेंट कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी। तो यहाँ इदारे का ये कहना है कि वज़ीर आज़म को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको गलत इत्तलात दी जा रही हैं, और के इलेक्ट्रिक और SNGPL के ऊपर खामखा के एक इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। शाहज़ेब खानज़ादा ने शायद कुछ लेटर्स भी दिखाए थे कि SNGPL और के इलेक्ट्रिक ने बर वक्त अपनी जो डिमांड थी LNG की, गैस की, वो रख दी थी, मगर वफाक की जानिब से इसमें ताख़ीर की गई। यहाँ पर काफ़ी बातें हैं, मगर इदारिये ने अपने अगले 2 पैराग्राफ्स
मियां नवाज शरीफ की तारीफ़ में लिखे हैं कि वो LNG डील जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत शोर मचा और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इख्तिलाफ था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने वो काम ठीक नहीं किया, तो उसकी तारीफ़ इदारे ने आखिरी 2 पैराग्राफ में लिखी है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप ना जानते हो। अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद रखती हूँ कि आपका जुमे का दिन खैर आफियत से गुजरा होगा और गुजरेगा भी आगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी दूसरे नए इदारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान।